नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। कहते हैं कि फौज में कमीशन ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि ये जो 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है वो हर कोई कैंडिडेट पास नहीं कर पाता। जो पास कर लेता है उसको रिकमेंडेड बोलते हैं, जो पास नहीं कर पाता उसे रिपीटर बोल दिया जाता है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू प्रोसेस जो कैंडिडेट पास नहीं कर पा रहा उसे सरकार फेलियर का टैग क्यों नहीं बोल रही। क्या ये कैंडिडेट्स जब दोबारा जाएंगे तो ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इनको बिल्कुल इक्वल चांस देगा प्रोसेस में पास करने के लिए या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब देंगे कैप्टन एसके सिंह सर। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपके हर वीडियो में आप बोलते हो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू एंड द इजीएस्ट इंटरव्यू। आप हमेशा दो ही शब्द बोलते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आप बताते हैं कि 3.16% पास रेट है, यानी कि मोटा मोटा 96-97% फेल रेट भी है जी। तो जो पास नहीं कर पा रहा उसे आप लोग फेलियर क्यों नहीं बोलते? सर फेलियर जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ दो चीज़ें समझनी होगी कैंडिडेट्स को जी, कि एक तो जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है ये पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज टेस्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, देयर सुटेबिलिटी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पर कोई मैथ्स का पेपर नहीं है कि आप फेल हो गए पास हो गए। तो ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट अपने आप में कुछ पोटेंशियल रखता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिट हो पाया नहीं हो पाया ये अलग बात हो गई, तो उसको हम फेलियर नहीं कह सकते। दूसरी बड़ी बात ये है कि जितने भी कैंडिडेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं जी, ये इनवाइटेड कैंडिडेट होते हैं, ये विजिट नहीं कर रहे हैं, ये खुद से वॉलंटियरली नहीं जा रहे हैं वहाँ पर कि हम घूमना चाहते हैं हमें भी देख लेने दो। ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करके आ रहे हैं। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई भी एंट्री है वो पहले रिटन एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, तो इनकी नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है। They are knowledgeable youngsters, they are knowledgeable candidates, that is why they have been invited by the selection board. But how much suitable you are for armed forces as a commissioned officer, ये देखना बाकी है। तो एक रिस्पेक्ट के नाते ये टैग फेलियर का नहीं दिया जा रहा। नहीं, उस दिन आप एक्सेप्ट नहीं किए गए सिलेक्शन बोर्ड से, इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। मेरा यही नेक्स्ट सवाल था कि मान लीजिए पहली बार रिकमेंडेड नहीं हुआ मैं या कोई भी कैंडिडेट जो हमें सुन रहा है जी, या जो ऑलरेडी रिकमेंडेड नहीं है जो हमें सुन रहा है जी, उसके पास चांसेस हैं दोबारा? बिल्कुल है सर। सर कोई एग्जांपल? बिल्कुल चांसेस हैं, इसमें बिल्कुल कोई भ्रम नहीं रखना दिमाग में। सर्विस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप रिपीटर हैं आप फ्रेशर हैं, किसको ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चों में बहुत बड़ा एक भ्रम बैठा रहता है कि वो रिपीटर हैं इसलिए चांसेस कम है इनके। ऐसा नहीं है, आपका परफॉर्मेंस बताता है। और इसका मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, जनरल वीके सिंह का नाम सुना होगा आपने शायद, जो आर्मी के चीफ थे। जी, आर्मी चीफ थे और आजकल की डेट में मिनिस्ट्री में भी हैं जी। हाँ जी, मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर हैं वो जी। वो पहली बार में रिकमेंड नहीं हुए थे सर, उसके बाद वीके सिंह सर जी, उसके बाद भी वो चीफ बने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप समझिए कि दोबारा चांस मिलेगा और बड़ी हाइट्स पे जाएंगे। ये भी दोनों चीजें अलग हैं कि मतलब आप रिकमेंड दोबारा हो रहे हैं और उतनी हाइट्स पे पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में ट्रांसपेरेंसी दिखाता है फौज की। सर सिलेक्शन बोर्ड में आपने कहा कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप रिपीटर हो तो आप रिकमेंडेड नहीं होगे, लेकिन सर रिपीटर्स का तो बैच अलग बना दिया जाता है ना। रिपीटर्स का बैच इसलिए बनाया जाता है कि आप जो है पिछले बार आ चुके हैं, वो चेस्ट नंबर बांटते समय थोड़ा सा रखा जाता है, बाकी असेसमेंट के दौरान ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ्रेशर रिपीटर के बीच में ना फंस जाए। फिर भी बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं जिसमें रिपीटर्स के बीच में फ्रेशर्स आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं जहाँ फ्रेशर्स ज़्यादा होते हैं, रिपीटर एक दो उसके अंदर होते हैं, वो तो चेस्ट नंबर के हिसाब से हो गया। ओके। लेकिन अब दूसरी बात ये समझें ये लोग कि रिपीटर्स के चांसेस जो आप कहते हो कि कम है, ये कम क्यों हो जाते हैं? उसके 2-3 बड़े कारण जिसके लिए खुद कैंडिडेट जवाबदार होता है। एक, रिपीटर कैंडिडेट अगली बार रिकमेंड होगा नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा फैसला जो होता है वो सिलेक्शन बोर्ड के गेट से बाहर निकलते समय होगा था। मतलब देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के तो कंधे गिरे होते हैं,
दुख होता है अंदर, और उसी दुख में चले जाते हैं। अगले 1.5-2 महीने ये चुपचाप बैठे रहते हैं, गुम हो जाते हैं, और फिर जब अगला फॉर्म आता है तब ये अंदर से फिर जग जाते हैं और फिर आ जाते हैं सिलेक्शन बोर्ड के लिए। इतनी देर में आपको मेहनत करनी चाहिए थी, अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो पहला काम, जब आप किसी लड़ाई को हारते हैं, कहीं एक दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसको एक्नॉलेज तो करो जाकर कि दिक्कत कहाँ हुई। आप ज़्यादातर रिपीटर से पूछिए कि भाई क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ रह गया, बोला नहीं सर सब कुछ अच्छा गया था, पता नहीं क्या हो गया। पर सर कोई टेस्ट के मार्क्स तो पता नहीं चलते। अगर सब कुछ अच्छा नहीं गया था तभी आप बाहर हैं, अगर सब कुछ अच्छा चला जाता तो आप रिकमेंड हो गए होते। आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी थोड़ी ना है सिलेक्शन बोर्ड को, तो उनको खुद सोचना चाहिए। इंडिविजुअल टेस्ट में पता कहाँ चल पाता है सर? आप खुद, दैट इज वाई नंबर नहीं बताए जाते हैं। आप जाकर के इंट्रोस्पेक्ट करिए। सर अगर आज आप कहीं परफॉर्म नहीं कर पाए, घर जाकर के सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैंने कहाँ कहाँ कमियां कर दी, और उन कमियों के ऊपर काम करिए। ये लोग क्या करते हैं, ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, जा करके ये किस्मत को दोष देते हैं कि यार किस्मत नहीं थी, अगली बार देख लेंगे। तो ये जैसे आज है वैसे ही अगली बार जाएंगे। जब आपने किस्मत को दोष दे दिया तो अगली बार भी आप, जायज़ बात है, वैसे ही जाएंगे। एक चीज़। दूसरी बात, ये अपनी कमियों से लड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फ्रॉम देमसेल्फ, दे बिलीव्स ऑन डिफीटिंग द सिस्टम। ये सबसे बड़ी कमी है रिपीटर्स की, कि ये सिस्टम को डिफीट करने की कोशिश करते हैं कि एसएसबी को डिफीट कर लेंगे और ये जो है आगे जाकर के दोबारा में रिकमेंड हो जाएंगे। उसके शॉर्टकट तरीके, अब शॉर्टकट तरीके क्या करते हैं ये? कोचिंग, मल्टीपल कोचिंग्स, कोचिंग बदल लेना, ठीक है। शॉर्टकट पीआईक्यू फॉर्म में भरा था सर, इस बार जाकर के पूछते दूसरे से सर क्या भर दें, ठीक है। कोई रिकमेंड हो गया तो उससे पूछेंगे कि क्या कर लूं जाकर के, तुमने कैसे स्टोरी लिखी। अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? अगर मान लीजिए आपने पीआईक्यू फॉर्म में गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कम दिखाया था, तो जायज़ बात है अब जाकर के खेलिए उसे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पर्सनालिटी में किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। आप खेलते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, जाकर के पीआईक्यू फॉर्म भरना सीख जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर पर्सनालिटी, दे लुक फॉर द टेक्निक्स और ट्रिक्स कि हाउ टू डिफीट द सिस्टम नाउ। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे और जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ोगे, आप देखिए कारगिल वॉर, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं, अगर उस दिन इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटेजी अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो वो लड़ाई इतनी मुश्किल थी कि इतना आसान नहीं होता इंडिया को जीतना। 3 मई से वो लड़ाई 8 जून तक बिल्कुल बैकफुट पर था इंडिया। 8 जून से अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज की, अपने आप को रिफॉर्म किया, कुछ और चीज़ें बदली उसके अंदर, और फिर जाकर के आप देखिए 26 जुलाई को नतीजा सबके सामने था। तो वही रिपीटर्स को भी दिमाग में रखना है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप पहले सिस्टम को डिफीट करने से ज़्यादा अपने आप से लड़ना सीखें कि क्या कमी थी और उसके ऊपर काम करिए। दूसरों से आइडिया और टेक्निक्स मत ढूंढिए जा करके, है ना। और फिर ये टेक्निक के चक्कर में क्या करते हैं कि जा करके कोई ना कोई ऐसी कोचिंग पकड़ लेते हैं जो इनको शॉर्टकट ट्रिक बताएं। ट्रिक नहीं सीखना है, कोचिंग एसएसबी की कोचिंग नहीं होती है, एसएसबी की ट्रेनिंग होती है। तो आप कोचिंग करने जाते हैं, आपको लगता है कोई ट्रिक बता देगा और आप उससे रिकमेंड हो जाओगे, भाई ये इम्पॉसिबल सी बात है, इसको एक पर मत जाइए बिल्कुल भी। शायद अब मुझे समझ आ रहा है क्यों जो ऑफलाइन बैचेस में त्रिशूल में स्टूडेंट्स आते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं, आप प्रीवियस एसएसबी का एक डिस्कशन करते हैं उनसे। सर बिल्कुल, देखिए पहले तो जिसके पास भी आप जाइए, जो भी आपका ट्रेनर है, पहले वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुने, बैठ करके हुआ क्या पिछली एसएसबी में। वहाँ से वो अगर अच्छे असेसर हैं तो वो कोरिलेट करेंगे कि इस बच्चे से यहाँ गलती हुई थी, इस पार्ट पर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा या यहाँ इसको काम करना चाहिए। और वो काम करना आप ही को पड़ेगा, वो ट्रेनर नहीं कर पाएगा आपके लिए काम, आपको खुद करना है। बट ये क्या चाहते हैं, ये कोचिंग के नाम पे चाहते हैं कि सर आप जो है पिछली बार आप ट्रिक बताओ, पीआईक्यू फॉर्म में क्या बदलाव कर दूं। अरे बदलाव पीआईक्यू फॉर्म में नहीं होता है, बदलाव आपके जीवन में होता है। आप जीवन में बदलाव लाइए पहले, पीआईक्यू फॉर्म अपने आप बदल जाएगा। वो करना नहीं चाहते ये लोग। समझ गया सर, है ना। आई एम श्योर जो रिपीटर स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आपके लिए बड़ी लाभदायक वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको पता चल रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज द एटीट्यूड प्रॉब्लम। सर जी हाँ, देखिए इनको सबसे पहले ये समझना है
कि अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है वो तो खराब चीज़ है, मगर उससे खराब बड़ी चीज़ क्या है? गलत नॉलेज लेकर के जाना, है ना। ज्ञान नहीं है वो खतरा है, मगर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है कि आपके पास गलत ज्ञान है, तब तो दिक्कत है बहुत बड़ी। और ये ज़्यादातर लोग कोचिंग के नाम पर गलत। इसीलिए रिपीटर स्टूडेंट्स बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू चूज अ SSB कोचिंग। करियर इज योर्स। आप जा रहे हैं, आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पा रहे, तो अपने ऊपर पहले अंदर ढूंढिए कि यार क्या मैं और करूं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। आपकी लाइवलीनेस नहीं है अच्छी, अच्छा उस आने के बाद आप ग्राउंड पर जाना नहीं चाहते हो, खेलना कूदना नहीं चाहते हो, लोगों से मिलना नहीं चाहते हो, जिंदा दिली दिखाते नहीं हो, चैलेंजेस को फेस नहीं करते हो, आकर के अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो, और फिर अगले SSB में फिर जाकर के कहते हो कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, और उसी रवैये से फिर चले जाओगे, या वो टेक्निक बता देगा, वो लाइवलीनेस थोड़ी ना सिखा देगी कोई कोचिंग, वो तो खुद के अंदर से होती है। तो उसमें पहले आपको खुद अपने ऊपर काम कर लेना चाहिए था, रास्ते बड़े आसान होते। और आप जब भी रिपीटर्स को खास करके मैं कहता हूं कि असेसर्स को बहुत सोच समझ करके चुने। मैं ये बोलने जा रहा था कि कोई भी कोचिंग चूज करें, पहले एसेसर्स के बारे में बैकग्राउंड चेक करें, उन एसेसर्स से मिलें। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डिप्टी प्रेसिडेंट थे उस बोर्ड के, SSB बोर्ड इलाहाबाद विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड्स, SSB बोर्ड भोपाल, कैप्टन SK सिंह सर इज GTO एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम लोगों ने एक रूल बना रखा है कि आप पहले सर से मिल लो, प्रीवियस SSBs के बारे में बात कर लो। सर का रूटीन है, क्योंकि हम सर का चेंबर मेरे ऑफिस के पास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रिपीटर स्टूडेंट आता है, सर पहले उसकी प्रीवियस SSB के बारे में सुनते हैं एंड देन ही टॉक्स अबाउट दी SSB प्रोसीजर। तो अगर आप रिपीटर हैं, ऑल द मोर रीज़न आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। जी हाँ, हमारे ऑफलाइन बैचेस में रिपीटर्स की तादाद अच्छी खासी है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हमने रिपीटर का बैच बिल्कुल अलग कर रखा है, ऐसा नहीं है, हमारा इट्स अ मिक्स्ड बैच। लेकिन रिपीटर्स की तादाद अच्छी खासी इसलिए क्योंकि वो कैप्टन सर से मिल रहे हैं, उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं। आप भी सेम स्टेप अपनाइए और अपना फौज में अफसर बनने का सपना पूरा करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।